नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमारा जो बिंदु चल रहा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उनमें से हम एक भौतिक प्रदेश हाड़ौती के पठार की चर्चा कर चुके थे। आज दूसरा भौतिक प्रदेश हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उत्पत्ति, देखो पहला ही जो फैक्ट है वह है उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस कल्प में हुई, किस काल में हुई और किससे हुई। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प, देखो महाकल्प हुए थे पाँच महाकल्प हुए थे, उनमें से चतुर्थक महाकल्प था नूतन महाकल्प। कौन सा महाकल्प था? नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प को ही कहा जाता है नियोजक एरा। क्या इंग्लिश में कहा जाता है? नियोजक एरा। जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल हमने चर्चा की थी किसकी? हाड़ौती के पठार में। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस कल्प में हुई थी? मध्यजीवी महाकल्प में। ऐसे ही पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? नूतन महाकल्प से हुई है। मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा में किसकी हुई थी? हाड़ौती के पठार की। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं किसको आज? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। पूर्वी मैदानी प्रदेश, एक सेकंड। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प या कहा जाए कि नियोजक एरा, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। किस महाकल्प में? नूतन महाकल्प। महाकल्प पूछा जाए तो कौन सा? नूतन महाकल्प या नियोजक एरा के। और काल पूछा जाए तो एलिस्टोन, देखिए ये दिख नहीं रहा आपको, एलिस्टोसीन काल में। कल्प पूछा जाए तो नूतन महाकल्प या नियोजक एरा, और आपसे काल पूछा जाए तो एलिस्टोसीन काल। कौन सा काल? एलिस्टोसीन काल में गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मृदा या जलोढ़ मृदा के जमाव से हुई है, और इस जमाव वाली प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण की क्रिया। उत्पत्ति कहाँ से हुई, समझ में आया? पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प या फिर नियोजक एरा के एलिस्टोसीन काल में गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मृदा या जलोढ़ मृदा के जमाव से हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो आगे चलते हैं। आगे अब बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है? देखो विस्तार की हम बात कर लेते हैं। कितने जिलों में है, क्या क्या है, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर है। देखो कल हमने बात की थी हाड़ौती के पठार की, जो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत था? 6.49% पर। और आज कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.6% पर क्या है? विस्तृत है। इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? लगभग 39% या फिर लगभग 40%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% कहाँ निवास करता है? हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती के पठार में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और लगभग कल मैंने जिलों की संख्या की बात की थी। हाड़ौती के पठार में हमने कल 4 जिले पढ़े थे मुख्य थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम कितने जिलों की बात करेंगे? 10 जिलों की बात। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित जिले, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? ये प्रश्न भी सीधा सीधा कई बार पूछा जा चुका है। 10 जिले। पश्चिमी मरुस्थल का भी कई बार पूछा जा चुका है कि मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 12 जिले। हाड़ौती के पठार का भी पूछा जा चुका है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 4 जिलों में, कल हम बात कर चुके हैं। अब देखो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं विशेषताओं से। आ जाइए विशेषताओं पर। देखिए पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान की जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा यह सबसे उपजाऊ मृदा होती है। नदियों द्वारा जो नवीनतम मृदा लाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। चूँकि इसमें सारे तत्व मौजूद होते हैं जलोढ़ मृदा में, इसलिए ये उपजाऊ हेतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपसे मृदा पूछी जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान में कौन सी मृदा का क्षेत्र है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। देखो दूसरी लाइन पर आप गौर करो, यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यह निर्मित है किससे? जलोढ़ मृदा से। और जलोढ़ मृदा लाई जाती है नदियों द्वारा। जब नदियों द्वारा इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिसके कारण ये कैसी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा होती है। अब ये मृदा जहाँ जहाँ होगी वो क्षेत्र कैसा होगा? उपजाऊ होगा।
तो इसलिए आप दूसरी विशेषताएं पर गौर कीजिए। राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कारण क्या है? अत्यधिक जलोढ़ मृदा का होना। और ये जलोढ़ मृदा आई कहाँ से? ये आई नदियों से। कहाँ से आई? नदियों से। अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में कृषि की संभावना वाला भौतिक प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। देखो कृषि कहाँ पर होगी? कृषि वहाँ पर होगी जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक जलोढ़ मृदा राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश पर। अब जहाँ पर जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाएगी वहीं पर कृषि की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। और कृषि की संभावनाओं में एक तो मृदा जलोढ़ होनी चाहिए, एक पानी की पर्याप्तता होनी चाहिए। देखो यह क्षेत्र नदियों वाला क्षेत्र है। हमने कल ज़रूर चर्चा की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं, लेकिन यह क्षेत्र भी किससे निर्मित है? नदियों से निर्मित है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा से निर्मित है। तो यहाँ पर पानी के स्रोतों की संभावना भी अत्यधिक है। पानी के स्रोतों की संभावना के साथ साथ मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और जब जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है तो यह राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश हो जाएगा कृषि की दृष्टि से? सर्वाधिक संभावना वाला भौतिक प्रदेश। अगली लाइन पर गौर करो। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। देखो जनसंख्या को समझो। यहाँ पर देखो राजस्थान के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर जो विस्तृत क्षेत्र है वह है पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान, लगभग 60% पर विस्तृत है। लेकिन फिर भी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, जो मात्र 23.6% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यहाँ पर है संसाधनों की पर्याप्तता। यहाँ पर संसाधनों की पर्याप्तता, यहाँ पर जल की पर्याप्तता है। और ये है कैसा? फिर मैं उसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ, कैसा है? कृषि की संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। जहाँ पर अधिक कृषि होगी वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो भौगोलिक क्षेत्रफल तो इसका कम है, कितना है? 23.6। और लगभग उसी 23.6 में जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 40% जनसंख्या निवास कर रही है। कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या, इसका मतलब यहाँ पर जनघनत्व भी कैसा है? अधिक है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। आपसे पूछा जाए, देखो इसको ऐसे समझो, अगर आपसे यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा, तो पश्चिम का मरुस्थल होगा। क्यों होगा? देखो पश्चिम का मरुस्थल लगभग 60% क्षेत्र पर राजस्थान के पे विस्तृत है। और वहाँ पर भी अभी आगे हम चर्चा करेंगे कितनी जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की? कुल 40%। देखो क्षेत्र तो अधिक है और जनसंख्या क्या है? कम है। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश, तो पश्चिम का मरुस्थल होगा। और यही पर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगली विशेषता पर चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान की खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। न्यूनतम खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। देखो निर्धन प्रदेश का मतलब है कि राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश जो हमने पढ़े थे, हाड़ौती का पठार हम पढ़ चुके हैं, पूरी मैदानी प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, आगे 2 और पढ़ेंगे, पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान और अरावली पर्वतमाला। उनमें जो सबसे न्यूनतम खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। विशेषताओं को महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूछे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला क्षेत्र पूछे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपसे भौतिक प्रदेश पूछे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूछे तो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब आइए इसको हम डिवाइड कर आगे इसका वर्गीकरण दिया हुआ है। वर्गीकरण में हमने इसको 3 भागों में बांटा है, उसकी विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 बेसिनों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन। चूँकि ये नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है, इसलिए जहाँ पर नदियाँ पाई जाएंगी वहीं पर इनको हम पढ़ेंगे। देखो ये इस को देखो पहले बात कर लेते हैं चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन की बात कर लेते हैं। चंबल बेसिन में कौन कौन सा जो चंबल बेसिन का क्षेत्र है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित होता है। देखो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। और यहाँ पर किसका निर्माण करती है? बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। मैं आपसे जब राजस्थान के भौगोलिक उपनाम पढ़ा रहा था
तो भी इस बीहड़ भूमि की डांग क्षेत्र की चर्चा कर चुके थे हम, वही बीहड़ भूमि है। चंबल नदी द्वारा यहाँ पर बीहड़ भूमि का निर्माण किया जाता है। और चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। किस में सम्मिलित है ये? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। आइए देखो, यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा, निम्न में से चंबल बेसिन में पूर्वी मैदानी प्रदेश का जिला नहीं है। तो आपको 3 जिले मुख्यतः याद रखने हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। आइए दूसरा देखो, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी को आपने पढ़ा होगा, इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। देखो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र होता है? जयपुर से उद्गम होती हुई यह भरतपुर बहती हुई किस में मिल जाती है? किस में मिल जाती है? सीधी यमुना नदी में मिल जाती है। देखो जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, ये 4 जिले आते हैं बाणगंगा बेसिन में। और इनमें से मुख्यतः पढ़ेंगे हम पीडमांट का मैदान, खैराड़ का मैदान, रोही का मैदान, मालपुरा का मैदान। आगे इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा कौन सा है? माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन। अब माही बेसिन में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? देखो, माही नदी राजस्थान में, आपसे पूछा जाए राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। देखो माही नदी बांसवाड़ा में प्रवेश करके वापस ऐसे ही घूम जाती है, यू आकार की आकृति में घूम जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से पुनः वापस चली जाती है। तो माही, इस नदी द्वारा ये जो राजस्थान में मध्य का क्षेत्र है, इसको कहा जाता है माही बेसिन। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। मैं चर्चा कर रहा हूँ माही बेसिन में सम्मिलित जिलों की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब इसमें भी कौन कौन से क्षेत्रों का निर्माण होता है माही नदी द्वारा? देखो, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, वागड़ प्रदेश। छप्पन का मैदान क्या है? मैंने आपको बताया था, माही नदी दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में चली जाती है, और फिर ये मैदान जो माही नदी द्वारा निर्मित ये मैदान है, इसको कहा जाता है छप्पन का मैदान। आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चर्चा करेंगे। पुनः रिवाइज करा देता हूँ। चंबल बेसिन में सम्मिलित जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बाणगंगा बेसिन में जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, मुख्यतः पीडमांट का मैदान, खैराड़ का मैदान, रोहीपुरी का और मालपुरा, करौली का मैदान। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, रोही का मैदान कहाँ पर है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाणगंगा बेसिन में सम्मिलित निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है। इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी बीहड़ भूमि की। अब मैं बताता हूँ बीहड़ भूमि आपको होती क्या है। देखो, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा मुक्त क्षेत्र जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि क्षेत्र कहते हैं। देखो, चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए कोटा बारा की सीमा बनाती हुई करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर होती हुई कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। जब चंबल नदी करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों में जाती है, तो वहाँ से इसका तीव्र बहाव होने के कारण ये किसका निर्माण करती है? अवनालिका अपर्दन करती है। अपर्दन मैंने कल आपको समझाया था, मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। जब अवनालिका अपर्दन कहते हैं तो उससे क्या बन जाती हैं? बड़ी बड़ी कंदराएँ बन जाती हैं और घने जंगल पाए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि का प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। बीहड़ भूमि में सम्मिलित जिले हैं, तो बीहड़ भूमि में 3 जिले सम्मिलित आते हैं जहाँ पर बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। देखो दूसरी लाइन पर गौर करो, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़, ये प्रश्न भी कई बार असंख्यक बार एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, सर्वाधिक बीहड़ है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में है? अब देखो बीहड़ का नाम आ गया तो होंगे तो 3 जिलों में से किसी एक में, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में से। तो सर्वाधिक बीहड़ जो मिलते हैं वह मिलते हैं धौलपुर में। जबकि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछे, देखो 2 अलग अलग प्रश्न है, फिर से चर्चा करता हूँ, 2 अलग अलग प्रश्न है। सर्वाधिक बीहड़ पूछे तो धौलपुर, और सर्वाधिक बीहड़ विस्तार पूछे तो सवाई माधोपुर। करौली का उपनाम, करौली को बीहड़ की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो संरचना, अभी बीहड़ क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे थे। डांग बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं। डांग क्या है? कल भी मैंने बताया था, डांग और बीहड़ भूमि। जब ये बड़ी बड़ी कंदराएं बन जाती हैं, इनमें एक भूल भुलैया का निर्माण हो जाता है, और उन भूल भुलैयाओं में, बड़ी बड़ी कंदराओं में कौन निवास करने लगते हैं? डाकू निवास करने लगते हैं। डाकुओं के निवास के कारण ही इस बीहड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? डांग प्रदेश के नाम से जाने लगा।
अब डांग प्रदेश में आपसे पूछे कि डांग प्रदेश में सम्मिलित जिले कौन कौन से, वही जिले आएंगे सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। संयुक्त रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? डांग प्रदेश के नाम से। डांग प्रदेश नाम क्यों बना? देखो मैंने फिर बताता हूँ आपको कि जब चंबल नदी द्वारा यहाँ पर बड़ी बड़ी अवनालिका और बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, उन बीहड़ों के निर्माण से एक भूल भुलैया कंदराओं का निर्माण होता है और भूल भुलैया का रूप धारण कर लेते हैं। उनमें डाकू क्या करते हैं? निवास करते हैं। और डाकुओं के निवास के कारण इस क्षेत्र का संयुक्त रूप से क्या नाम पड़ा? डांग क्षेत्र नाम पड़ा। आगे आइए, देखो खादर, बीहड़ में स्थित न्यून भूमि क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं माही बेसिन में। अभी हमने चर्चा की थी छप्पन के मैदान की, काठल के मैदान की और वागड़ प्रदेश। देखो ये मैप है, मैप आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। मैप आपके परमानेंटली जब आप रिवीजन करेंगे तो ये मैप आपके काफ़ी काम आएगा। देखो छप्पन का मैदान, अभी मैंने इसमें छप्पन के मैदान को मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं यह है छप्पन का मैदान। क्या है? छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों तथा नदी नालियों का समूह। आपके समझ में आया होगा छप्पन का मैदान कहाँ है? देखो 56 के पहाड़ अलग हैं और 56 का मैदान अलग है। 56 के पहाड़ की हम जब बात करेंगे तो वो 56 का पहाड़ कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में पाया जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं 56 के मैदान की। कहाँ पर पाया जाता है 56 का मैदान? प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों का समूह, 56 गांव तथा नदी नालियों का समूह किस नाम से जाना जाता है? 56 के नाम से जाना जाता है। आपको डायग्राम में मैंने मेंशन कर रखा है। देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है? काठल का मैदान। काठल का मैदान भी मैपिंग में आपको दे रखा है। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान। देखो काठल का मैदान आपसे पूछा जाए कि काठल का मैदान कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का जो तटीय क्षेत्र होता है उसको स्थानीय मैदान भाषा में क्या नाम दिया हुआ है? काठल के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला देखो वागड़ प्रदेश। देखो यहाँ पर बिंदी लगेगी नीचे। एक वागड़ कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र में भी है। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही नदी द्वारा विखंडित प्रदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित माही नदी द्वारा विखंडित प्रदेश जिसको किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या किस नाम से जाना जाता था? पुष्प प्रदेश। देखो मित्रों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, अब ये रिसेंटली परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। इसके बारे में बुकों में भी आपको बहुत कम तथ्य मिलेंगे कि पुष्प प्रदेश कहाँ है। तो पुष्प प्रदेश जो माही नदी का बेसिन है, माही बेसिन को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था? पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें 56 का मैदान, काठन का मैदान और वागड़ प्रदेश तीनों शामिल हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 56 के मैदान, काठल के मैदान और वागड़ प्रदेश को संयुक्त रूप से प्राचीन समय में क्या किस नाम से जाना जाता था? पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी अब नवीनतम परीक्षा प्रणाली में पूछा जा रहा है। देखिए अब चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? बाणगंगा बेसिन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और ये बहती हुई भरतपुर से निकलने के बाद, जयपुर के बाद भरतपुर में जाने के बाद यमुना में अपना सीधा जल गिरा देती है। अब रोही का मैदान मैंने आपको पढ़ाया था, ये है रोही का मैदान। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो रोही का मैदान, रोही का मैदान या रोही दोआब जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना के नदी के मध्य स्थित मैदानी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? रोही के मैदान को या रोही दोआब। देखो ये दोआब क्या होता है? दो नदियों के मध्य के भूभाग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। और ये रोही का मैदान या रोही दोआब जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, देखो रोही के मैदान की मैं चर्चा कर रहा था। बैराठ की पहाड़ियों से उद्गम होता है कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का। और भरतपुर होती हुई, जयपुर भरतपुर होती हुई यमुना में सीधा जल गिराती है। अब जो ये बाणगंगा नदी और यमुना नदी के जो मध्य का भाग है, ये जो दोआब है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रोही के मैदान या रोही दोआब के नाम से जाना जाता है। आगे देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मालपुरा का मैदान, हमने पढ़ा था पीडमांट का मैदान। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है? देखो यह है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद से।
खमनोर की पहाड़ियाँ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। और ये बहती हुई धीरे धीरे भीलवाड़ा कहाँ पर अपना जल गिराती है? चंबल नदी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? करौली के निकट, चंबल नदी, सवाई माधोपुर के निकट यह अपना जल किस में गिराती है? चंबल नदी में गिराती है। अब देखो पीडमांट का मैदान, ये पीडमांट का मैदान है, इसके बहाव क्षेत्र में यही पड़ेगा। ये मालपुरा का मैदान है, ये खैराट प्रदेश है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। देखो मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास बाणगंगा दोआब प्रदेश। कौन सा? बनास बाणगंगा दोआब प्रदेश। देखो इधर से तो जाती है कहाँ, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और यहाँ से ये जाती है अपनी कौन सी? बनास नदी, जो कहाँ जाके मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अब ये जो प्रदेश है, मैंने कहा था दो नदियों के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोआब प्रदेश से जाना जाता है। करौली और टोंक में जो ये प्रदेश है इन दो नदियों के मध्य, उसको जाना जाता है मालपुरा का मैदान या करौली का मैदान, या आप कह सकते हैं करौली दोआब क्षेत्र। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास और बाणगंगा दोआब प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखो खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़ प्रदेश। जहाजपुर भीलवाड़ा एक तहसील है भीलवाड़ा की, जहाजपुर से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। देखो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से भीलवाड़ा होती हुई धीरे धीरे करके ये किस में चली जाती है? चंबल नदी में अपना जल गिराती है। जब यह भीलवाड़ा से गुजरती है, भीलवाड़ा और टोंक जिलों से ये गुजरती है, तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से टोंक के मध्य इसके द्वारा जो निर्मित मैदान बनाया जाता है उसको जाना जाता है किस नाम से? खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़ के नाम से। फिर से समझे, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग किस नाम से जाना जाता है? खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़ के नाम से। आगे आइए, पीडमांट का मैदान। देखो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ियाँ। देखो पीडमांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद की एक तहसील है, कौन सी? देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य एक पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत है, जो किसका भाग नहीं है? अरावली का भाग नहीं है। अरावली से कैसे है? पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, उसको किस नाम से जाना जाता है? पीडमांट के मैदान से। पीडमांट का आपसे प्रश्न आएगा तो आपको इनके क्षेत्र के मध्य याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य। ऐसे ही खैराड़ माल खैराड़ जहाजपुर से टोंक के मध्य, ये आपको याद रखना है। देखो अगला भौतिक प्रदेश होगा हमारा अरावली का भौतिक प्रदेश। इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर पीडीएफ चाहिए ये वाली, अगर आपको ये नोट्स रिटर्न में चाहिए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। इन नोट्सों में 3-4 बुकों का निचोड़ या समावेश आप कह सकते हैं। कलाम इंस्टीट्यूट अलवर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।